तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज इनके आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था और ये जो आईपीओ क्लोज़ होगा ये तकरीबन सितंबर 9 को क्लोज़ होने वाला है। और जो इनका लिस्टिंग डेट निकल के आ रहा है वो तकरीबन सितंबर 17 को ये कंपनी लिस्ट होगी। एनएससी और बीएससी दोनों में ही लिस्ट होने वाली है। तो तकरीबन इनके आईपीओ के क्लोजर सितंबर 9 से जो लिस्टिंग डेट है सितंबर 17 का, तो 8 डेज़ का गैप इनके बीच में रहेगा आईपीओ क्लोजर से लेके आईपीओ के लिस्टेड होने तक का। तो कंपनी ने आज के दिन के आखिर तक तकरीबन ये 3 टाइम्स कंपनी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। और जहां तक इनके प्राइस बैंड की बात करें तो ये तकरीबन 165 से 166 का पर इक्विटी शेयर इनका निकल के आ रहा है। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी लगभग 702 करोड़ जनरेट करना चाहती है। जहाँ तक बात करें आईपीओ के आने के पहले कंपनी ऑलरेडी अपने जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं इनके गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गोल्डमैन सैक्स और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा ऑलरेडी ये लोग 316 करोड़ रुपए जनरेट कर चुके हैं। जहाँ तक बात करें आईपीओ में ये लोग कितना शेयर्स लाने वाले हैं मार्केट में, तकरीबन 66.2 लाख शेयर्स ये लोग अपनी इस आईपीओ के थ्रू पब्लिक ऑफर के लिए लोग लेकर आ रहे हैं। और इसके बाद ये लोग थ्रू ऑफर ऑफ सेल 356.6 लाख शेयर्स भी लेकर आने वाले हैं। आईपीओ के बाद दोस्तों जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें कुछ बदलाव आने वाले हैं। इसमें तकरीबन जो करंट इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 62% से घट के आईपीओ के बाद 53% की हो जाने वाली है। जहाँ तक बात करें इनके जो प्रोमोटर हैं अशोक सूटा, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं अशोक सूटा जी, उन्होंने ऑलरेडी ये माइंडट्री लिमिटेड के फाउंडिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं और ये विप्रो के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। और जहाँ तक बात करें ये जो पूरा प्रोसेस है आईपीओ का, ये मैनेज करने वाले हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एंड नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज़ इंडिया। तो ये सारा का सारा जो आईपीओ का प्रोसेस होगा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के लिए ये आईसीआई सिक्योरिटीज़ और नोमुरा फाइनेंशियल द्वारा ही पूरा का पूरा मैनेज किया जाएगा। जहाँ तक बात कर लें इनके लिस्टिंग एंड लॉट साइज़ के बारे में, तो कंपनी जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया है बीएससी और एनएससी में लिस्टेड होने वाली है। और इनका जो एक लॉट साइज़ रहने वाला है जिसमें तकरीबन एक 90 शेयर्स रहेंगे। और इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा लॉट खरीदना चाहते हैं तो इनके मल्टीपल्स में ही इनको ये लॉट्स खरीदने होंगे। तो जनरली लोग 3-4 अपने अकाउंट्स के थ्रू ये लॉट खरीदते हैं ताकि उनको सब्सक्रिप्शन आईपीओ का मिल सके। तो जहाँ तक बात करें ब्रोकरेजेस द्वारा, तो ये ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि सितंबर 17 को कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। और जिनके रजिस्ट्रार रहने वाले हैं इस आईपीओ के वो होंगे KFIN टेक्नोलॉजीज प्राइवेटेड लिमिटेड। तो ये इनके रजिस्ट्रार रहेंगे इस पूरे आईपीओ के। जहाँ तक बात करें कंपनी की दोस्तों, तो कंपनी तकरीबन इनके जून 30, 2020 तक जो इनके जो कस्टमर बेस है वो तकरीबन 148 का एक्टिव कस्टमर बेस निकल के आ रहा है। और ये पैन वर्ल्ड पूरे ग्लोबल जो प्रेजेंस है इनका जो पूरे जो कस्टमर्स हैं वो पूरे ऑल ग्लोबल लेवल में पूरे स्प्रेड आउट हो रखे हैं। तो जहाँ पे मेनली जो कंट्रीज आते हैं वो आते हैं यूएस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडिल ईस्ट के। तो जो इनका जो पूरा जो कस्टमर बेस है वो इंडिया में कम है, इनका आउटसाइड इंडिया बहुत ज़्यादा है। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडिल ईस्ट में इनका पूरा का पूरा आउटसोर्स होता है। जहाँ तक बात करें इनकी रेवेन्यू की, वो तकरीबन 95% जो इनका रेवेन्यू है वो इनके डिजिटल आईटी सर्विसेज से ही आता है। तो कंपनी का जो बेस है, जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। मेनली ये डिजिटल में ही पूरा इनका कंपनी का बेस जो बिजनेस सेगमेंट बना हुआ है वो इसी इनका डिजिटल आईटी सर्विसेज के थ्रू ही 95% जो इनका जो रेवेन्यू है वो डिजिटल आईटी सर्विसेज के थ्रू ही निकल के आता है। जहाँ तक बात करें इनके पिछले साल की, तो पिछले साल में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो तकरीबन 714 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि एक CAGR बना के देता है तकरीबन 20.8% का बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 20। और इट हैज़ ओवर 2600 एम्प्लॉयज़। तो इनके जो पूरा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है कंपनी का वो तकरीबन 2500 से ऊपर का निकल के आता है। और इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 20 में तकरीबन एक प्रॉफिट 72 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं कि कंपनी के जो मेन प्रोमोटर हैं अशोक सूटा जी वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कंपनी हमारी जो है वो बॉर्न डिजिटल और बॉर्न एजाइल है। और ये बात इनके तो मोटो में भी, कंपनी के जो मोटो में भी वो भी नज़र आता है। और इनका जो रेवेन्यू जनरेशन जैसे हमने देखा, इनका बिजनेस सेगमेंट बहुत ही नीश सेगमेंट में ये काम करते हैं, बहुत ही लिमिटेड है और मेनली डिजिटल सर्विसेज के थ्रू इनका रेवेन्यू आता है। तो ये बात इन्होंने भी कही, तकरीबन 97% इनका रेवेन्यू इनके डिजिटल आर्म से ही निकल के आ रहा है। और जैसा कि हमको आज के सिनेरियो में भी दिखाई दे रहा है, जो मेन जो ग्रोथ होगा वो डिजिटल आर्म के थ्रू ही जनरेट होने वाला है, अदर देन जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। तो इनका जो मेन जनरेट होने वाला है वो डिजिटल मार्केट से जनरेट होकर उनको लगता है कि जो पूरा स्वेयर है डिजिटल सेगमेंट का जो है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ने वाला है। इसीलिए ये लोग आशा रख रहे हैं, ये लोग होपफुल हैं कि 20+
इनका जो ग्रोथ रेट रहेगा वो यहीं से निकल कर आएगा। तो कंपनी भी तकरीबन 20+% का ग्रोथ रेट दिखाने वाली है। और ये जो ग्रोथ रेट है ये ओवरऑल इंडस्ट्री का डाउन हुआ है लगभग 8 to 10%, बट बिकॉज कंपनी डिजिटल सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ये एक हायर ग्रोथ दिखा रही है इन कंपैरिजन विद द जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हो गई उनके कंपैरिजन में। जहाँ तक बात करें कोविड सिचुएशन की तो कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो डिजिटल सेगमेंट से ही आ रहा है। तो कंपनी को इस इकोनॉमिक जो सिचुएशन करंट चल रहा है उसने ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है। अबाउट 76% ऑफ द कंपनीज बिजनेस सॉ नो और मार्जिनल इम्पैक्ट। कंपनी के बारे में सूटा जी और भी बात कह रहे हैं कि कंपनी का जो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट आया है बिकॉज ऑफ दिस करंट इकोनॉमिक सिनेरियो और कोरोना की वजह से, उस पर इफेक्ट कंपनी को बहुत कम हुआ है बिकॉज इनका जो प्रेजेंस है वो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ही लिमिटेड है। तो चलिए दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज आने वाले टाइम पर कौन से रिस्क फैक्टर्स कंपनी को दिखाई जा सकते हैं। तो जो पहला रिस्क फैक्टर वो नज़र आता है, कोरोना वायरस का इफेक्ट तो कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, हालांकि सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी जैसा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि आईटी कंपनीज़ और फार्मा सेक्टर को बहुत ज़्यादा कोरोना ने इफेक्ट नहीं किया, उल्टा इनको कोरोना की वजह से फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन जो इनके जो मेन रिस्क फैक्टर्स रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं कि जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी काफ़ी लिमिटेड सेक्टर में काम करती है, काफ़ी नीश सेगमेंट्स में काम कर रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी हैज़ हाई डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्री वर्टिकल्स, और ये जो इंडस्ट्री वर्टिकल्स में भी काम कर रहे हैं ये बहुत ही लिमिटेड, मेनली ये डिजिटल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो कंपनी के डायरेक्ट बिजनेस कंडीशंस, इनके फाइनेंशियल हेल्थ और इनके रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन में डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ भी अगर गवर्नमेंट के लॉज में चेंजेस आता है, कुछ भी इनके कुछ सेगमेंट में कुछ भी चेंजेस आती हैं, जैसा कि ऑलरेडी देखा जा सकता है कि आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा जो रिवॉल्यूशंस आते हैं वो बहुत ही जल्दी से आ जाते हैं। जैसे कि आप पबजी के सेक्टर में भी देख सकते हैं, टेंसेंट के बारे में भी देख सकते हैं, टिकटॉक भी एक आईटी कंपनी ही मानी जा सकती है। तो जैसे ही कुछ तुरंत से अगर आप गवर्नमेंट चेंजेस कुछ आते हैं तो ये ऐसी आईटी कंपनीज़, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। आप नोकिया के उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी थी और कैसे वो तुरंत एक कंपनी नीचे आ गई। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को फेस करने पड़ सकते हैं आने वाले कुछ टाइम पे। तो क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड सेक्टर में काम करते हैं, इनके इंडस्ट्री वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके बिजनेस सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आने वाले टाइम पर कंपनी को ये देखना होगा कि वो कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपने लिमिटेड सेगमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और दूसरे बिजनेस सेगमेंट्स में भी ये कैसे पेनिट्रेशन अपना बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड फैक्टर्स की वजह से, लिमिटेड इंडस्ट्रियल वर्टिकल के लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से कंपनी को कुछ साइड इफेक्ट्स आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसको कैसे मैनेज करती है, कैसे अपने आप को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करती है, तो उनके प्रॉफिट जनरेशंस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर कंपनी में नज़र आता है। जहाँ तक बात करें इनके हम फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल के इनके ईपीएस के बारे में अगर हम देखें तो अभी का जो इनका पी निकल के आता है वो तकरीबन 26 टाइम्स ज़्यादा है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे देखती है। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 20 ईपीएस द पी वर्क्स आउट टू बी 26 टाइम्स विच इज़ क्लोजर टू लार्ज कैप आईटी प्लेयर्स। तो अगर इनके हम पिछले साल के ईपीएस को ध्यान में देखें जो तकरीबन 6 का निकल के आता है, उस हिसाब से कंपनी के जो पीई है वो तकरीबन 26 टाइम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस रखता है और इनके जो सेगमेंट की जो लार्ज आईटी कंपनीज़ हैं उनके बराबर का निकल के आता है। तो ये जो रेशो है ये तकरीबन टीसीएस के लिए 83 का निकल के आता है और इनका ये तकरीबन 26 टाइम्स निकल के आ रहा है। अगर हम इनके ग्लोबल कंपनीज जो इनकी डायरेक्ट ग्लोबल कंपैट्रिएट्स हैं, जिनके ग्लोबल पीयर कंपनीज़ हैं, अगर हम उन पे नज़र डालें जो कि है ग्लोबेंट, एंडवा और ईपैम, तो इनका जो रेशो निकल के आ रहा है वो तकरीबन 61 टाइम्स ग्लोबेंट के लिए निकल के आ रहा है, ईपैम के लिए 48.8 टाइम्स निकल के आ रहा है और एंडावा के लिए 38.8 टाइम्स निकल के आ रहा है। तो ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बहुत ही बड़ी कंपनी है डिजिटल सेक्टर की और इनका जो आईपीओ के हिसाब से जो निकल के आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स का वो तकरीबन इन कंपनीज़ को मैच कर रहा है। अगर इनके हम फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 20 के फिगर्स को नज़र में डालें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 20 के हिसाब से अपनी जो ग्लोबल कॉम्पैटिटर्स हैं, डायरेक्ट जो उनकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिंग कंपनीज़ हैं उनके हिसाब से भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में लग रही है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 यानी इस साल के
फाइनेंशियल ईयर क्वार्टरली 1 को रिजल्ट्स को देखें तो ये रेशो फिर भी थोड़ा रीजनेबल नज़र आता है। तकरीबन 12x का निकल के आता है, तकरीबन 12 टाइम्स का इनका जो निकल के आता है पी रेशो, वो फिर भी जस्टिफाइबल लगता है। तो उस हिसाब से कंपनी में IPO सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर्स जा सकते हैं अगर हम इस साल के फिगर्स पे नज़र डालें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई ओवरऑल कंपनी के आज के दिन के परफॉर्मेंस में, और ये हम जारी रहेगा कल के दिन में भी और 9th को भी जाके जब IPO क्लोज होता है। तो अगर इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो वेट भी कर सकते हैं। हमारा सजेशंस तो यही रहेगा कि जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है वो वेट करें, और जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है वो IPO के क्लोज होने का वेट करें। और जब कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो उसके कुछ टाइम तक तो ये लिस्टिंग जो इनकी होगी वो प्रीमियम में ही लिस्टेड होने वाली है, लेकिन उसके बाद सर्कल नीचे भी आएगा और तब आप इसमें एक न्यू पोजीशंस बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।